नमस्कार सभी छात्रों को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के तीसरे भाग में एक महत्वपूर्ण डायोड के बाद जो युक्ति आती है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो वाल्टर एच ब्राजील और जॉन वॉर्लो ने 23 दिसंबर 1947 को टेलीफोन ग्राम बेल प्रयोगशाला में किया था। इन्होंने ट्रांजिस्टर को जब निर्मित किया तो डायोड हमारी, जैसे आपने रेजिस्टेंस देखा तो प्रतिरोध जो है वो आपका 2 टर्मिनल वाली युक्ति है। 2 टर्मिनल होते हैं, हालांकि उसमें टर्मिनलों का कोई मार्किंग नहीं होता, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, लेकिन इसी प्रकार आपने देखा डायोड, तो डायोड भी 2 टर्मिनल वाली युक्ति थी। लेकिन ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर वास्तव में 2 डायोडों को मिला करके और 3 परतों वाली युक्ति है, जबकि डायोड आपकी केवल 2 परतों से मिलकर के एक पी एन या एन या पी 2 परतों से मिलकर के एकल संधि, एक संधि वाली युक्ति थी डायोड, जिसमें 2 टर्मिनल होते थे, जबकि इसमें 3 परत होती हैं। देखिए ये आपकी 3 परत है, एक पी एन पी, एक यहां पर पी एन संधि और एक एनपी, एक पीएन डायोड और एक एनपी डायोड को वास्तव में 2 विपरीत डायोडों को मिला करके और 3 परतों से मिलाकर एक ट्रांजिस्टर निर्मित किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं हमारे, और यहां पर एक तीसरा टर्मिनल निकाल दिया जाता है बेस, और एक एमीटर यानी उत्सर्जक।
एमीटर उत्सर्जक हो गया, ये आपका बेस यानी आधार टर्मिनल, और एक आपका कलेक्टर यानी कि संग्राहक। इस प्रकार ट्रांजिस्टर 3 परतों से मिलकर के बनी युक्ति है। शुरू में जो ट्रांजिस्टर आविष्कृत किए गए थे वो आपके वैक्यूम डायोडों से निर्मित थे, तो वो वैक्यूम ट्रांजिस्टर कहलाए। तो अब ट्रांजिस्टरों को जो वर्गीकरण किया गया वो प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के आधार पर किया गया। प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के आधार पर, हालांकि शक्ति के आधार पर भी ट्रांजिस्टरों को वर्गीकृत किया गया है, आवृत्ति के आधार पर, प्रचालन आवृत्ति के आधार पर भी ट्रांजिस्टरों को वर्गीकृत किया गया है, संधि के आधार पर भी ट्रांजिस्टरों को वर्गीकृत किया गया है, पैकिंग के आधार पर भी ट्रांजिस्टरों का वर्गीकरण किया गया है। तो अगली वीडियो में हम एक एक ट्रांजिस्टर की हर प्रकार को देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखें कि एक ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली क्या है। तो प्रयुक्त अर्धचालक के पदार्थ के आधार पर ट्रांजिस्टरों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक जर्मेनियम निर्मित ट्रांजिस्टर और एक सिलिकॉन निर्मित ट्रांजिस्टर। दूसरा संधि द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहा गया। तो द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर जिनका आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो आपके 2 होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। आई होप यहां तक आप सारी बात समझ रहे होंगे। तो अब मैं आपको ट्रांजिस्टरों की कार्यप्रणाली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली के बारे में देखेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली। अब देखिए, कार्य प्रणाली को देखने से पहले आपको एक ट्रांजिस्टर की अवनति क्या होनी चाहिए। तो एक ट्रांजिस्टर को सुचारू रूप से प्रचालन करने के लिए उत्सर्जक से आधार अवनति को उत्सर्जक से आधार अवनति को अग्र बनाया जाना चाहिए। दूसरी जो आपको ध्यान में रखना है ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए, आधार से संग्राहक अभिनति को प्रतीप अवनति में बनाया जाना चाहिए। अब में देखिए,
एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली आपको यहां समझा रहा हूं। ये आपका एन परत है, ये आपकी पी और ये आपकी एन। तो एन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है और कोटरों की संख्या कम होती है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में आपके कोटर यानी छिद्रों की संख्या अधिक पाई जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। इसी प्रकार आपके जो एन परत है उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक पाई जाती है और कोटरों की संख्या कम होती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है, ये बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर। 3 टर्मिनल है हमारे ट्रांजिस्टर के। अब उत्सर्जक से और आधार अवनति को हमें क्या बनाना है? अग्र। तो जब एन परत का सिरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा तो ही अग्र अवनति होगी। तो ये BEB जो आपकी मैंने क्या बना दी? अग्र अवनति। और आपकी जो संग्राहक से आधार अवनति है, संग्राहक से आधार अवनति है, वो मैंने आपकी नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव से आपका नेगेटिव जुड़ गया तो ये आपकी प्रतीप अवनति बन गई। तो जो शर्त मैंने आपसे शुरू में कही कि उत्सर्जक से आधार अवनति को अग्र बनाया जाना चाहिए और संग्राहक से आधार अवनति को प्रतीप बनाया जाना चाहिए, तो ही एक ट्रांजिस्टर दक्ष रूप से कार्य करेगा। अगर अवनति गलत हो जाएगी तो वह ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि ट्रांजिस्टर की अवनतियां यदि गलत हो जाएं तो ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ट्रांजिस्टर अदक्ष रूप से कार्य करेगा और जो सिग्नल है आउटपुट पर, जो सिग्नल है उनमें विरूपण होगा। तो ये अवनति यदि आप सही नहीं बनाओगे तो ट्रांजिस्टर अदक्ष रूप से कार्य करेगा और निर्गत यानी आउटपुट पर सिग्नल में विरूपण होगा। बाकी ट्रांजिस्टर के प्रचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर की अग्र अवनति बनाई तो ट्रांजिस्टर में ये ऋण टर्मिनल उत्सर्जक के यानी एन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो अग्र अवनति है। अब अगर आपका यहां पर मैं पहले डायोडों में आपको बता चुका हूं कि 0.3 वोल्ट से और 0.7 वोल्ट तक का
यदि रोधी का विभव क्षेत्र बनता है, पोटेंशियल बैरियर बनता है, तो परिपथ में धारा का चालन हो जाता है। लेकिन यहां ये जो रोधी का विभव क्षेत्र है वो आपका 3 वोल्ट से और 7 वोल्ट तक का रोधी का विभव क्षेत्र बनता है, जिसे इलेक्ट्रॉन भेद नहीं पाते। और जब इलेक्ट्रॉन एमीटर की ओर गमन करते हैं तो एमीटर उन्हें वापस परिपथ में विपरीत दिशा में फेंक देता है, और आपके ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ pn तल मिलने के कारण और 0.3 से 0.7 वोल्ट का पतला रोधी का विभव क्षेत्र मिलने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो आधार में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, अंतः क्षेपित कर दिए जाते हैं, और यहां आधार धारा उत्पन्न होती है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रवेश करेंगे और P में pn तल मिलने के कारण यहां से करंट आपकी कलेक्टर और आधार के बीच आपको वोल्टेज और करंट का मान प्राप्त होता है। तो आपको आउटपुट कहां मिलेगा? आधार से संग्राहक के बीच। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का BIS प्रतीक, तो ये आपका मैंने ट्रांजिस्टर का BIS प्रतीक बना दिया। अब देखिए मैं यहां ले लेता हूं इसको, कलेक्टर को, और एमीटर को यहां ले लेता हूं। तो अब इसमें देखें कि एमीटर से करंट निकल करके और बेस को जा रही है। तो एमीटर से करंट आपकी बेस में, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट जो किया गया है वो बेस के लिए किया गया है। तो आप एमीटर से बेस की ओर, अंदर की ओर चिन्ह लगा देते हैं और आपका वो सिंबल NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल बन जाता है। कई छात्र इसमें भ्रमित हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस NPN ट्रांजिस्टर में एमीटर से और बेस की ओर इंजेक्ट कराया गया है, इसलिए हमेशा तीर का चिन्ह जो आप लगाएंगे सिंबल में वो उत्सर्जक से बेस की ओर, अंदर की ओर लगाएंगे। अब यहीं पर हम जो है PNP ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि यहां पर संग्राहक धारा का, एमीटर धारा का मान संग्राहक धारा और आधार धारा के योग के बराबर होता है NPN ट्रांजिस्टर के मामले में। तो अब आगे जिस कार्य प्रणाली की बात कर रहे हैं हम, वो PNP ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली है। PNP ट्रांजिस्टर
की कार्य प्रणाली। बहुत ही इजी गोइंग हो जाएगा आपके लिए ट्रांजिस्टरों का, अगर आप यहां इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे और अंत तक देखेंगे। तो P यानी पॉजिटिव होल्स की संख्या यहां ज्यादा है, तो दो परत हमारी P की है और बीच में जो बेस बनाया गया है वो N अर्धचालक की परत को बनाया जाता है। और यहां से एमीटर और यहां आपका कलेक्टर और बेस से एक टर्मिनल निकाल दिया जाता है। तो तीनों टर्मिनल निकाल दिए हमने। अब आपको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उस अभिनति के हिसाब से ही जोड़ना है। आपको वो कंडीशन फॉलो करनी है कि उत्सर्जक से और आधार अवनति अगर अग्र बनाए तो P का पॉजिटिव का जो है सिरा अगर बैटरी या डीसी स्रोत के पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ही यहां उत्सर्जक से आधार अवनति अग्र बनेगी। तो ये मैंने अग्र अवनति बना दी। अब यहां जो अवनति बनेगी वो हमें प्रतीप बनानी है। तो ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ गया तो आपकी ये प्रतीप अवनति बन गई। अब ये एन ट्रांजिस्टर में आपने देखा तो भी अग्र अवनति बनाई थी हमने और वहां भी हमने प्रतीप अवनति बनाई थी। अब यहां भी वही फॉलो कर रहे हैं हम कि उत्सर्जक से आधार को मैंने अग्र अवनति बनाया है और आधार से संग्राहक को मैंने प्रतीप अवनति बना दिया है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की सबसे बड़ी शर्त है उचित प्रचालन के लिए। अब होगा क्या इसमें, देखिए कि जैसे ही इन अवनतियों में आप ट्रांजिस्टर को पीएनपी को जोड़ेंगे तो यहां पर उत्सर्जक में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेंगे तो पीएन तल होने के कारण, पीएन संधि होने के कारण यहां 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट का पतला रोधिका विभव क्षेत्र बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, आपके एमीटर में इंजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां जैसे ही इंजेक्ट होकर के आएंगे तो यहां इनको एक मजबूत विद्युत क्षेत्र मिलेगा एनपी में, जिसकी वैल्यू 3 वोल्ट से 7 वोल्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां आगे नहीं जाएगा और यहां आगे नहीं जाएगा तो फिर वो कहां से निकल करके जाएगा आपका, यानी यहां पर बेस धारा उत्पन्न होगी और बेस धारा उत्पन्न होगी तो यहां से इंजेक्ट होकर के और वही बेस और कलेक्टर के बीच, यानी आधार और संग्राहक के बीच आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कि यहां पर
ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली देखी। इसमें आपकी उत्सर्जक करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट की वैल्यू तीनों की आपकी बराबर होगी। अब ट्रांजिस्टर की अवनतियों की बात करें तो ट्रांजिस्टर को 3 अवनतियों में ही प्रयुक्त किया जाता है। अब आप अगर सिंबल की बात कर रहे हो तो देख लें कि ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है, ये आपका बेस है। अभी आपने देखा कि आपका जो इंजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन वो एमीटर में हुआ और एमीटर में से बेस में गया और फिर आउटपुट बेस और कलेक्टर के बीच प्राप्त हुआ। तो आपका ये इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर का बीआईएस प्रतीक इसी तरीके से निर्धारित कार्यप्रणाली के आधार पर किया जाता है। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो आई होप आज आप ये समझ गए होंगे कि ट्रांजिस्टर के क्यों ऐसे सिंबल होते हैं। अब विशिष्ट जो बात है जो आपको समझनी है वो 3 अवनतियां हैं ट्रांजिस्टर की जिनको हमें समझना है। सबसे पहले मैं उन तीनों अवनतियों के नाम लिख रहा हूं। पहली अवनति जो आपकी बनाई जाती है वो नियत अवनति। इस अवनति को हम आधार से उत्सर्जक अवनति भी कहते हैं। आधार से उत्सर्जक अवनति। इंग्लिश में आप इसे फिक्स्ड वॉइस के नाम से जानते हैं। अब देखिए दूसरी जो अवनति बनाई जाती है वो स्वतः अवनति और इस अवनति को हम उत्सर्जक अवनति भी कहते हैं। उत्सर्जक अभिनति। ये आपकी सेल्फ वॉइसिंग है या एमीटर वॉइस भी कहते हैं इसको। तीसरी जो अवनति बनाई जाती है अंतिम वो है वोल्टता विभाजक अवनति। वोल्टता विभाजक अभिनति। वोल्टेज डिवाइडर वॉइस। तो देखिए मैं एक ही चित्र से आपको तीनों अवनतियों में आपको फिगर आ जाए तो आपको कितने सरल तरीके से इन अवनतियों को पहचानना है और क्या आपको ट्रिक याद रखनी है इसके लिए। तो गौर करेंगे आप यहां पर कि ये मैंने एक ट्रांजिस्टर कोई भी हो, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, ये मैंने एक ट्रांजिस्टर बना दिया। ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है। अब देखिए मैं कौन सी अवनति बनाने जा रहा हूं, नियत अवनति। तो नियत अवनति में हम बेस में को एक कैपेसिटर से और कलेक्टर को हम जो है 2 रजिस्टेंसों से, बेस और कलेक्टर को 2 रजिस्टेंसों से जोड़ देते हैं और जो एमीटर है
उसको अर्थ कर दिया गया, यानी कॉमन कर दिया। और आउटपुट मैंने उत्सर्जक से और एमीटर के बीच प्राप्त कर रहे हैं हम। और इनपुट मैंने जो है बेस और एमीटर के बीच इनपुट कराया है। तो सिग्नल हमने कहाँ कराए इनपुट? बेस और एमीटर के बीच। और कलेक्टर और बेस के बीच हमने दो रेजिस्टेंस जोड़ दिए और कलेक्टर से कलेक्टर वोल्टता को हमने बीसीसी जो है वो अग्र अवनति का बनाया हुआ है। ये बीसीसी आपको हर चित्र में देखने को मिलेगा। तो इसका फंडा आप सीधा सा याद कर लें कि दो रेजिस्टेंस आपको अगर और दो ही कैपेसिटर आपको लगे मिलते हैं तो आप सीधा आंसर चुनेंगे, आपका ऑप्शन चुनेंगे फिक्स्ड वॉइस ट्रांजिस्टर की। अब देखिए दूसरी वॉइसिंग वो है आपकी सेल्फ वॉइसिंग। तो इसमें सेल्फ वॉइसिंग में आपको कैसे पहचानना है कि ट्रांजिस्टर है आपका और पीएनपी ट्रांजिस्टर लेके चल रहा हूं, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है आपका। अब अगर आपको तीन रेजिस्टेंस, यानी देखिए यहां पर मैंने एक कलेक्टर पर रेजिस्टेंस लगा दिया और एक रेजिस्टेंस मैंने बेस पर लगा दिया और एक रेजिस्टेंस मैंने एमीटर के साथ लगा दिया। यानी आप देखते जाएं कि तीन रेजिस्टेंस। और कैपेसिटर की बात करें तो यहां एक कैपेसिटर मैंने बेस पर लगा दिया और इसे मैंने आपका यहां इसको अर्थिंग कर दिया और आउटपुट हमें वही प्राप्त करना है कलेक्टर से एमीटर के बीच। तो अब दूसरा जो कैपेसिटर है वो पहले की तरह आप कलेक्टर पर लगा दीजिए और एक तीसरा कैपेसिटर जो है वो एमीटर से आप अर्थिंग करा दीजिए और आउटपुट यहां आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां तीन ही कैपेसिटर हैं और तीन ही रेजिस्टेंस कहीं देखने को आपको फिगर में मिले तो आपकी वो 100% सेल्फ वॉइसिंग होगी। इसमें भी आपका इनपुट सिग्नल जो है वो बेस और एमीटर के बीच डाला जाता है और आउटपुट कलेक्टर और उत्सर्जक के बीच प्राप्त कर लिया जाता है। इस अवनति का प्रयोग हम सबसे कम करते हैं और इस अवनति को बनाने से रोकना भी चाहिए। तो सेल्फ वॉइस है, इसे बनाने से हमें ट्रांजिस्टरों में रोकना है। जबकि ये जो अवनति थी नियत अवनति, ये डिजिटल अंकीय परिपथों में
सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाती है। लेकिन रेखीय परपथों में जो आपकी वॉइसिंग प्रयुक्त की जाती है वो वॉइसिंग आपकी वोल्टता विभाजक अवनति है, जिसमें आपको चेंज क्या किया जाता है। अगर इसे मैं वोल्टेज विभाजक अवनति बना दूं तो इसके लिए मैंने आपको बेस एमीटर और यहां से एमीटर से जो कैपेसिटर था उसको मैंने रिमूव कर दिया और रजिस्टेंसों की संख्या कितनी कर दी, 4, और कैपेसिटरों की संख्या 2 रखी। और जो आपके ये 4 रजिस्टेंस हैं जिनमें 2 रजिस्टेंस एमीटर और बेस के साथ जुड़े हुए हैं, इनको मैंने अर्थिंग कर दिया तो आपको, और आउटपुट हमने वही संग्राहक के पर प्राप्त किया है। तो ये वॉइसिंग आपकी कौन सी हो गई, वोल्टेज डिवाइडर। तो इस प्रकार हमारी ये ट्रांजिस्टर की अवनतियां हम काम में लेते हैं और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा रेखीय परपथों में किया जाता है। अब इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूं, तो उससे पहले आप ट्रांजिस्टर के सूचन की शर्त और देख लें, जिससे कि ट्रांजिस्टर का जो आपका महत्वपूर्ण चरण है वो समाप्त हो जाए। और अगर खुलकर के आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो देखिए अंतिम चरण में कि ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ टर्मिनल के रूप में प्रयुक्त करने के लिए आपको सबसे बड़ी ट्रांजिस्टर की विच्छेदन की जो स्थिति जो काफी बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है वो क्या रखनी है कि VCE कलेक्टर से एमीटर वोल्टेज, VCC कलेक्टर से कलेक्टर वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए और वेश धारा का मान 0 होना चाहिए और कलेक्टर धारा का मान भी 0 होना चाहिए। तो ही आपका ट्रांजिस्टर सूचन की यानी ऑन ऑफ टर्मिनल के रूप में जो है कार्य कर सकता है। तो यहां जो अवनति है वो संग्राहक से उत्सर्जक के अवनति बनाई जाती है। इसको भी काफी प्रश्न पेपरों में पूछा जाता है। तो चाहे वो टेक्निकल की हेल्पर की एग्जाम देने जाने वाले स्टूडेंट है या अन्य कंपैरेटिव एग्जामों में टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, वो विशेष ध्यान रख लें कि एक इसमें टी ऑन यानी ऑन टाइम जो होता है वो 2 टाइमों का TD और TR, TD और TR 2 समयों का योग होता है और जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और T ऑफ भी 2 समयों का योग होता है, TS और TF। अब आपको इनके बारे में विस्तृत समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अगली वीडियो में मैं आपको एम्पलीफायर की वॉइसिंग बताऊंगा और आपको जो भी देखना है हमारे चैनल पर उसके लिए कमेंट्स करें तो मैं वो वीडियो बना करके आपको ज्यादा से ज्यादा मेरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।